होप प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी किए, सेकेंड वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में स्टडी किए। दोनों वीडियो हमारा बेसिक था, वह बोर्ड लेवल से ठीक ठाक है, बोर्ड लेवल में आएगा, लेकिन आगे जो है जो भी हम पढ़ेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे ना। तो आज वीडियो के पार्ट थर्ड में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम थोड़ा वीडियो की जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, तो चार्जिंग होता क्या है, तो चार्ज का ट्रांसफर होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मान लो कि बड़ी ए है और एक बड़ी बी है, बड़ी बी ए से बी पर हमें चार्ज का ट्रांसफर करना है। तो जो बड़ी चार्ज को गेन करेगा बच्चों, उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो बड़ी लॉस करता है चार्ज को, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और उसके बाद हम यह भी पढ़े कि इंडक्शन प्रोसेस से कैसे चार्जिंग किया जाता है, फ्रिक्शन प्रोसेस से कैसे, कंडक्शन प्रोसेस से कैसे चार्जिंग किया जाता है, और पोलराइजेशन प्रोसेस से कैसे चार्ज किया जाता है। ये सारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसको देखने वाले हैं। तो कूलम्ब्स का कहना था कि फोर्स जो होता है, मान लो कि हमारा चार्ज है यह Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों है पॉजिटिव नेचर्स का लिए रखे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है एक दोनों, और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या है कि इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 है, तो इस पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा Q2 पर वह क्या होगा, F12, और इस पर जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, F21। मतलब चार्ज Q2 की वजह से 1 पर जो फोर्स लग रहा है F21, और चार्ज 2 पर जो चार्ज 1 से जो फोर्स लग रहा है वह कितना है, F12। तो कूलम्ब्स का क्या कहना था कि फोर्स जो होता है ना, वह क्या होता है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 इंटू Q2। मतलब दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² का। तो कूलम्ब्स का कहना था कि चार्ज फोर्स जो होगा दो चार्ज के बीच वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² को। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो फोर्स का एक फॉर्मूला आता है, K Q1 Q2 अपॉन r² ना। यहाँ क्या है, K जो है हमारा वह एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट है, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। K जो है हमारा वो कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है बच्चों वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है ना। और K जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, K जो है वह 4πε0 होता है। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सारा चीज न्यूटन्स का कूलम्ब्स का क्या कहना था कि चार्ज पार्टिकल्स लो, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इनवर्सली जब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसका वैल्यू क्या है हमारा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और r² जो है यहाँ r, यह दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो यह मीटर में लेते हैं। उसके बाद जो यह एयर या वैक्यूम, मान लो कि यह एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलते हैं या एयर बोलते हैं,
फ्री स्पेस, ये सारा मतलब एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, फिर टर्म आता है कि यह के, जो आप एक टर्म और बोल सकते हो कि फोर्स और या डिस्टेंस के बीच का यदि ग्राफ आपसे पूछे तो क्या होगा बच्चों, वह फोर्स यहां लिखते हैं, फोर्स और डिस्टेंस के बीच आपसे ग्राफ पूछे तो क्या होगा, यह ग्राफ इस तरह से आता है ना, यह फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होता है। तो इस तरह से आपसे कोई ग्राफ पूछे तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से ऊपर से बढ़ते हुए नीचे इंक्रीज मतलब डिक्रीज करते हुए इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो इस तरह से अब क्या है कि अब देखते हैं कि मान लो कि यहाँ चार्ज, हमारा चार्ज क्या है, 1 + Q1 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, Q2 है ना। एक चार्ज माइनस का है और एक चार्ज प्लस का है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कि Q1 की वजह से यहाँ F2 पर फोर्स कितना होगा बच्चों, तो यह फोर्स जो होगा वह कितना होगा, F21 ना। यहाँ कितना, यहाँ Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पर जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, F12, और इस पर जो फोर्स होगा वह क्या होगा, F21, मतलब F21 2 की वजह से मतलब चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या है, यहाँ चार्ज को एक बात याद रखना है कि जैसे ही फोर्स आप निकालने जाओगे तो चार्ज को साइन के साथ यहाँ पर नहीं रखना है। हेयर लिख सकते हैं, हेयर चार्ज Q1 एंड Q2 विदाउट साइन, कहां रखना है, विदाउट साइन रखना है यहाँ पे चार्ज को, Q1 एंड Q2 को, क्योंकि चार्ज को अपने आप हमें इसको देखिए डायरेक्शन कहां से आएगा, तो डायरेक्शन तो आप अपने आप निकाल रहे हो। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, चार्ज को विदाउट साइन रखना है। इस तरह से कहानी। अब आपको एक टर्म बार एक क्वेश्चन पूछता है कि यह k का जो है मतलब कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा ना, डायमेंशन पूछ रखा है और यह एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है। तो इस डायमेंशन को अब देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों अब हमें k का डायमेंशन देखना है, k होता क्या है, तो 9 × 10⁹ ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मतलब कूलम किसका, चार्ज का यूनिट्स है ना। अब क्या है कि इसका डायमेंशन क्या होगा वो निकाल के बताओ। डायमेंशन कौन डी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो डायमेंशन न्यूटन किसके लिए, फोर्स के लिए यूज कर रहे हैं। मीटर हमारा क्या है, यूनिट है किसका, डिस्टेंस का, और चार्ज जो है चार्ज वह सी, वह चार्ज का यूनिट्स है। तो हम देखते हैं कैसे, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, और फोर्स का क्या है, मास का केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड का पावर -2। अब क्या है, इसको कूलम को लिखने के लिए हम I = क्या लिखते हैं, Q × T। I क्या होता है, Q × T। Q का क्या है हमारा चार्ज कितना है, चार्ज C, मतलब इसको इस तरह देखो कि I = क्या होता है, Q/T, तो Q = IT लिखते हैं ना कि वो। अब क्या है, I को क्या है, एम्पियर, यूनिट क्या है एम्पियर, और सेकेंड को, टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं तो सेकेंड। अब क्या है, इन सारे वैल्यू को इस जगह आप पुट अप करो। तो न्यूटन के लिए क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड का -2, और फिर मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, कूलम, कूलम का स्क्वायर, मतलब चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम का स्क्वायर लिखने के लिए क्या लिखोगे,
ए स्क्वायर एस स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? तो ए स्क्वायर और एस स्क्वायर। अब क्या होगा, जब यह दोनों टर्म को आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, केजी, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर, और ये मीटर क्यूब, और ऊपर क्या है, ए नीचे से ऊपर जा रहा है माइनस, और एस माइनस 2, और पहले ही एस माइनस 2 और लेडी है वहां पे, तो क्या लिखोगे, केजी, मीटर क्यूब और ए स्क्वायर, और दोनों को इसमें क्या है, हमारा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो एस के पावर 4। तो डायमेंशन के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डी जो है इन सारे टर्म को एम एल टी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो क्या होगा, एम एल टी, तो m का पावर कितना है हमारा, यहाँ kg का पावर कितना है 1, तो m का पावर भी 1 होगा। मीटर का पावर कितना है q, तो l लेंथ के लिए पावर कितना आएगा 3, और टाइम का पावर यहाँ सेकेंड का पावर -4 है, तो t का पावर -4 होगा। और डायमेंशन के लिए हम क्या लिख रहे हैं कि यह -2 है, तो यह भी -2 ही होगा। तो इस तरह से आपसे कोई पूछे कि जो कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो m l क्यू t का पावर -4 और a का पावर -2 होगा। इस तरह से हम डायमेंशन निकालते हैं। यदि आपसे डायमेंशन पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, यहीं से देखिए इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो इसको आप डायमेंशन में कैसे लिखोगे, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वह क्या है, इसका जो डायमेंशन होगा वह क्या है हमारा, m का पावर -1, l का पावर -3 और t का पावर 4 और a का पावर स्क्वायर। यह हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो सकता है, होगा, मतलब d इक्वल टू लिख सकते हैं m -1 l -3 t का पावर 4 और a स्क्वायर। तो इस तरह से यह डायमेंशन पूछ रखा है, एक नंबर में पूछ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। अब क्या है, क्या देखें कि k का यूनिट क्या है, k का डायमेंशन क्या है, k का वैल्यू क्या है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और एक जो सारा जो है, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ, अब तक तो आप यहाँ एक चार्ज Q1 लेते हो और एक चार्ज जो है यहाँ पे आप Q2 लेते हो, Q2, और एक चार्ज इसको 2 मान लो और इसको 1 पॉइंट मान लो। और अब कहे कि आप Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स है वो दोनों पॉजिटिव नेचर का है, दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर्स का। तो इस पर क्या फोर्स जो लगेगा वह क्या है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं 2 की वजह से 2-1, या और इस पे जो है इस डायरेक्शन में F1-2। तो क्या दोनों, आप इस बात से आप बोल सकते हो कि Q1 और Q2 की चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये हमारा सही है। तो यह हमारा इस तरह से कूलम्ब्स लॉ में यह फोर्स वैलिड नहीं है, इसको आप यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से आप फोर्स नहीं निकाल सकते हो। अब क्यों, ऐसा मन में आता होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों चार्ज जो होना चाहिए मस्ट बी एक एक्सिस लाइन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन एक कॉमन लाइन पर ही होना चाहिए, तब जाके आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इधर पीछे की ओर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। कभी यह दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर मिल सकता है, तो आपको देखने में लग रहा है कभी नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे पॉइंट चार्जेस के लिए आप क्या कर सकते हो, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हो। कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए फोर्स क्या लिख सकते हो, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग का जो सेंटर होगा
उसी पे हमारा फोर्स एक्ट करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो F21 और इस डायरेक्शन में 21 और बीच का डिस्टेंस कितना है चार्ज का R। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि F फोर्स जो है वह क्या है K mod ऑफ Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। लेकिन यही बात आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ये लिखना गलत है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कूलम्ब्स लॉ तभी लगाएंगे जब दोनों चार्ज हमारा एक कॉमन लाइन पे होगा और यह इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दोनों लाइन एक दूसरे को मिल नहीं रहा है। तो इस पे इस तरह से फोर्स निकाला कूलम्ब्स लॉ से, यह गलत है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो अब क्या है, एक बात और सामने आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं हो और पॉइंट चार्ज नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तब कैसे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं कि? तो नहीं लगा सकते हैं। केवल और केवल कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए यह नहीं लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से देखेंगे। उसके बाद यह सारा बात आया कि लाइन ऑफ एक्शन हमेशा मतलब लाइन ज्वाइनिंग जो होगा वो सेंटर ऑफ टू चार्जेस की होगा, तभी जाके हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सामने आता है, उसको देखते हैं। और एक बात और कि कूलम्ब्स लॉ में जो K जो है ना बच्चों, यह K वह क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट कहने का मतलब है यह K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो है वह जब एयर रहे या वैक्यूम रहे या फ्री स्पेस लिखे, फ्री स्पेस लिखे, तो इसका क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यह फ्री स्पेस के लिए या एयर या वैक्यूम में हमारा दो चार्ज रखा हुआ है, तब तो आप इसको लगा सकते हो। यदि हमारा मीडियम चेंज हो जाए, मान लो कि यह एयर में है, तो आप तो इस फॉर्मूला से निकाल लोगे ना। और मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर में रखा हुआ है, तो R है, तो फोर्स लगाओगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपके मन में आता होगा कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो है क्या, तो है या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यह जो है के बोल रहे हैं कि मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। मान लो कि यही चार्ज को एयर से उठा के अब क्या करते हैं कि एयर से उठा के हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में डाल दे रहे हैं। लिक्विड में डालते हैं, मान लो कि लिक्विड वाटर हो, कुछ भी हो सकता है, तो K मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अभी भी Q1 और Q2 के बीच R है। अब क्या है कि यहाँ फोर्स जो आप निकालोगे तो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ लिक्विड है, वो तो मीडियम एयर था, तब तो आप लिख रहे हो कोई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू आपको मालूम था, पुट अप करके निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हो। यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा और वह इसका मीडियम, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा इसका वैल्यू भी आपका चेंज होगा। मान लो कि एयर यदि वाटर रहता, यदि वाटर है, लिक्विड यदि वाटर है, तो आप यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू 80 लिख सकते हो, वाटर के लिए 80। अब ऐसा नहीं आपके मन में आता होगा कि रखना पड़ेगा, सारा चीज को रखना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में देगा एग्जाम में, और वहां देगा तो आप उसको पुट अप करके निकाल सकोगे। अब क्या है कि इतना तो हम जान गए कि K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम चेंज K भी चेंज ना।
अब एयर के लिए रहे तो आराम से एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और दूसरे एयर नहीं है तब उसका आपका एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम के लिए है या मीडियम, तो इस तरह से आप इसको निकालोगे। अब क्या है, इसमें कुछ कूलम्ब्स लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोग सीखे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्या क्या देखें कि यह कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, और बीच में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। तो क्या है कि देखिए दोनों फोर्स जो है कूलम्ब चार्ज 1 पर और 2 पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वह इक्वल है, F12 और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरा क्या देखे, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज अपोजिट। थर्ड पॉइंट देखिए कि एक्शन रिएक्शन का पेयर बनता है, दैट मींस कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागना चालू करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता, तो दैट मींस हम यह बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। और जब एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है तो हम यह भी बोल सकते हैं बच्चों कि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है ना, फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। जब न्यूटन थर्ड लॉ है तो यह भी बोल सकते हैं, अगला पॉइंट, कि जब अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा कि एफ नेट का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा ना। तो ये सारी बात आप कूलम्ब्स लॉ में देखिए कि यदि दो चार्ज है, दोनों के बीच r डिस्टेंस है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है और न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और एफ नेट जो होगा वो 0 होगा। एक बात यहां से और बोल सकते हैं, यह फोर्स जो है ना वह क्या है, लाइन ज्वाइनिंग। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, फोर्स एट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, और दो चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पर यह एक्ट करता है, इसीलिए कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको सेंटर फोर्स के भी नाम से जानते हैं, सेंटर या सेंट्रल फोर्स के भी नाम से जानते हैं बच्चों, क्योंकि यह दो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस के बीच एक्ट करता है, तो इसीलिए इसका नाम सेंटर फोर्स के भी नाम से जानते हैं। अब इतना बात हो जाने के बाद अब क्वेश्चन देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे कि अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जब एक और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तब अच्छा क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर बनता है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन है कि Q1 और Q2 चार्ज है, बीच का सेपरेशन कितना है हमारा 1 R दिया हुआ है। मान लेते हैं कि R जो है हमारा वो क्या होगा 2 मीटर है, मान लेते हैं 2 मीटर दोनों का बीच का सेपरेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि फोर्स भी बताओ, Q1 और Q2 के बीच कितना फोर्स होगा, और साथ ही साथ Q1 पार्टिकल मतलब चार्ज जो है उसका स्पीड वेलोसिटी कितना होगा। Q2 का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और इसका Q1 का वेलोसिटी पूछ रहा है, और इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कितना लग रहा है उसको पूछ रहा है। तो बच्चों फोर्स कितना होगा, और एयर में रखा हुआ है, कोई अदर मीडियम नहीं है। जब तक आपको कोई बोले नहीं कि मीडियम कोई चेंज है तब तक आपको मान के चलना है कि एयर में ही है।
एयर यदि नहीं भी लिखा है तब भी आप एयर ही समझो। तो F इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन का क्या है R स्क्वायर होता है। तो एयर के लिए हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 हमारा कितना है Q1 और Q2। इसको भी चार्ज को भी मान लेते हैं कि चार्ज कितना है, यह मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज, और इसको मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज ना, 1 कूलम और एक 2 कूलम चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर है, और R हमें दिया हुआ है। तो अब क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना। Q1 हमारा कितना है 1 कूलम 1 इंटू, और Q2 कितना है 2 कूलम अपॉन क्या लिखोगे R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 अब हमारा 4 से कैंसिल होगा 2, तो यह क्या बनेगा हमारा, यहां लिख रहे हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा कि 4 पॉइंट, जब इसको डिवाइड करोगे तो यह होगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या होगा न्यूटन ना। इस तरह से हमारा दोनों चार्ज के बीच का जो वैल्यू है वह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इतना आ जाएगा। अब क्या है कि पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी बताओ, चार्ज का कितना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसका वेलोसिटी। अभी हम क्या सीखे कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कूलम्ब्स लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है तो इसका दोनों चार्ज Q1 और Q2 जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फाइनली क्या है, इसका मोमेंटम जीरो होगा। मतलब कहीं न कहीं जाके दोनों चार्ज एक दूसरे पॉइंट पर कहीं न कहीं जाके रुकेगा। दैट मींस कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा कंजर्व होगा, और उसको निकालने के लिए मोमेंटम को कंजर्व कराना पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इज सेम, या कंजर्वली लिख सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, अब बहुत को ऐसे आता होगा कि मोमेंटम होता क्या है बच्चों, तो उसको P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास क्या है, यहाँ चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो रखेंगे, v जो है वो चार्ज का जो वेलोसिटी है वो रखेंगे। और एक बात पहले ही क्लास में हम बताए हैं कि जब भी चार्ज आता है तो उसके साथ मास तो आता ही आता है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता और बिना चार्ज का मास नहीं आ सकता। तो अब क्या है, इस पार्टिकल, इस चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2 ना, मोमेंटम को कंजर्व करा रहे हैं। तो मास हमारा m1 कितना है 2 kg, और v1 तो निकालना ही है, m2 कितना है 4 kg, और v2 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 16/2 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरह से हम मास, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख लिए और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो भी देख लिए कि 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब Q2 कितने 4 से भागेगा तो यह Q1 कितना 8 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से उधर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब इस तरह से यह क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना होगा दो चार्ज मतलब पार्टिकल्स के बीच यदि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच 1 मीटर का है, तो कितना होगा उसको देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू smallest unit of charge
and separation between two charges is 1 मीटर। 1 मीटर दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज रखा हुआ। डेट मीन्स की Q1 जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है और यह भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और Q2 जो है वह भी हमारा इलेक्ट्रॉन ही है। स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या बोले थे फर्स्ट क्लास में, जो इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 मीटर है। अब कह रहा है कि फोर्स बताओ, तो F इक्वल टू क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, कूलम्स का कहना था। अब क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, K Q1 E है हमारा, Q2 यह भी E है और R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या है 1 का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं K E स्क्वायर। तो मिनिमम फोर्स जो होगा दो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ चार्ज का F मिनिमम वो कितना होगा बच्चों, K E स्क्वायर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा बात तो हो गया कि K फोर्स कितना मिनिमम होगा, K E स्क्वायर। अब क्या है कि जितना भी अब तक हम लोग पढ़े वो सब वैक्यूम या एयर के लिए था। अब क्या है कि मीडियम चेंज करते हैं तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। या एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसको देखेंगे। तो वह कैसे होगा, हेडिंग देना है रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको बच्चों हम क्या है एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं ना। अब क्या है कि यह Q1 और Q2 को किसी अदर मीडियम में रख रहे हैं। मान लो कि यह वाटर है, कोई अदर मीडियम है, यह मीडियम है हमारा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। तो अब क्या है कि फोर्स जो होगा, फोर्स वह मीडियम के लिए लिख रहे हैं FM, दैट मीन्स कि मीडियम है और यह K Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर होगा। यहाँ भी चार्ज को ऐसा नहीं है, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, विदाउट साइन रखना है। चार्ज में कोई भी जैसे फर्स्ट केस में लिख रहे थे उसी तरह से। तो एक वाला हमारा होगा यदि, और यही पढ़े कि चार्ज हमारा Q1 और Q2 हमारा एयर में रखा हुआ है, तो इसको हम एयर के केस में वैक्यूम F से डिनोट कर रहे हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। इस तरह से मीडियम के लिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैक्यूम के लिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों इस इक्वेशन को 1 मानते हैं और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। और अब आपसे कहे कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन क्या है, F V मतलब फोर्स ड्यू टू वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो है, और अपॉन क्या लिखोगे Vm मतलब मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल ना, कैंसिल। ऐसा लिखना सही है? ये देखो, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। कैसे? मान लो कि यहाँ पे K हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है बच्चों, K जो है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एयर के लिए तो हम जानते हैं 8.85 into 10 to the power -12, लेकिन यह तो नहीं जान रहे हो आप। यह तो मीडियम, जैसे जैसे मीडियम चेंज करेगा इसका वैल्यू चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ FV के लिए हम क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, और मीडियम के लिए इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। तो इसको जब आप लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन एम अपॉन आर स्क्वायर, नीचे Q1 और Q2, जब दोनों को कैंसिल करोगे 4 पाई से 4 पाई गया, ये भी 4 पाई से 4 पाई गए, तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और यह Q1 Q2 से गए, तो बचेगा हमारा क्या, बचेगा एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही जो एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं, यहां पे देखना कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से क्या हमें बेनिफिट है, यदि आपको मान लो कि आपको मीडियम का यदि मालूम है, मीडियम ये तो आपको मालूम है, वैक्यूम के लिए तो आपको मालूम है, मीडियम का यदि एप्सिलॉन एम की वैल्यू मालूम है तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकाल सकते हो। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकालने के लिए एप्सिलॉन एम का वैल्यू मालूम है तो आराम से आप लिख सकते हो। यहां से देखना, इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि हमें मीडियम में फोर्स का वैल्यू मालूम है, रिलेटिविटी परमिटिविटी मालूम है, तो फोर्स वैक्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं, Vm इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसा, एप्सिलॉन आर एफ एम, यह भी लिखा जा सकता है। और भी लिख सकते हैं कुछ, तो हम ऐसे एफ वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू एफ एम भी लिखा जा सकता है। इस तरह से हमें कुछ भी यदि मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करना है तो यह मीडियम का एप्सिलॉन एम नॉट का वैल्यू एम का मालूम है, नॉट का तो मालूम ही है, एयर के लिए होता है, और यह कितना होता है 8 इंटू 85 इंटू 10 टू द पावर -12 किलो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप करके दोनों निकाल सकते हो, यदि मीडियम चेंज हुआ तो एप्सिलॉन एम का वैल्यू भी चेंज होगा। इस तरह से आप इस पर दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या होता है, मीडियम का चेंज होने से फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारा एक चार्ज जो है वो एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, दोनों चार्ज के बीच 2F फोर्स लग रहा है। दूसरा है कंडीशन कि दोनों चार्ज कोई मीडियम में रखा हुआ है और इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 4F है। तो कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करो से क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, एफ वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और V एफ एम के लिए क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं V एफ वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां क्या लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कि यह सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचता क्या है हमारे पास, एफ वी अपॉन एफ एम क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारा टर्म बचता और इसी का नाम तो क्या है हमारा, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी।
एफ भी मतलब वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 2F अपॉन या मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है हमारा 4F है और इक्वल टू कितना है हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r। तो F से F गया ना और F से F और या 2 से 2 मतलब 1/2 इनटू का एप्सिलॉन r ना ऐसा लिख सकते हैं। तो अब जब इसका वैल्यू क्या होगा हमारा एप्सिलॉन r का जो 0.5 मतलब इस तरह से आप यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी आप देख सकते हो कि क्या होने वाला है 0.5 होगा। तो ये हमारा कंडीशन है। इस तरह से और क्वेश्चन निकाल मतलब प्रॉब्लम कर सकते हो। मान लो दूसरा है कि यदि एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या पढ़ रहे एप्सिलॉन नॉट क्या आया था Fb इक्वल टू Fm अपॉन का एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम क्या लिखे थे एप्सिलॉन m नॉट m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो हमारा एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या आया था r एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से मान लो कि हमारा वाटर है, सपोज हमारा वाटर मीडियम हमारा क्या है वाटर है और वाटर के लिए एप्सिलॉन m का जो वैल्यू होता है वो 80 लेते हैं ना। तो 80 है तो क्या करोगे आप एप्सिलॉन m इक्वल टू लिख सकते हो कि 80 अपॉन का एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या एप्सिलॉन r। तो यह हमारा क्या है मीडियम के लिए 80 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 इक्वल टू एप्सिलॉन r। जब दोनों को सॉल्व कर लोगे तो इस तरह से आप एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, मतलब यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेशन बार बार आपको पूछता है। इसी कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और यह कूलम्ब्स लॉ की क्वेश्चन और जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें जाके तब जाके हमारा इस टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो वहां से अगली क्लास में देखते हैं कि क्या क्या होता है और इसको आपको क्या करना है अच्छे से देखना है। बार बार समझ में ना आए तो उसको फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।